देखिए, इसमें आज आपने भारत के इतिहास का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। कल आपको पढ़ाए थे 1857 की क्रांति और प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन। आज जो दूसरा पॉइंट चल रहा है इसमें आपका होगा कांग्रेस की स्थापना। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में पूरे भारतीय इतिहास को आप उसे अगर संक्षेप में देखेंगे तो भारतीय इतिहास आधुनिक इतिहास बहुत छोटा है। अगर डेडलाइन पढ़ना चाहेंगे तो, और अगर थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा है। जितना में एंशिएंट और मेडिवल समाप्त होगा उसका दुगना लगाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है। क्योंकि 1757 शुरू होगा और खत्म कहाँ से होता है आपका लगभग 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तब से शुरू होता है और उसके बाद खत्म हुआ 1947 में। तो बहुत लंबा का कैरियर है इसका। तो हम इसमें शुरुआत क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए 1885 में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम था? कांग्रेस। 1885 में स्थापना होती है और स्थापना कहाँ होती है? मुंबई में। कहाँ होती है? मुंबई में। एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पे स्थित था? मुंबई में। इसमें जब सबसे पहले संगठन एकत्रित हुआ था, एक बात ध्यान समझिएगा, आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी को जनता एकत्र करने में, जो पब्लिक रिलेशन था उसमें बनाने में महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। ऐसा क्या कारण था कि महात्मा गांधी को कांग्रेस से इतर संस्था लेके चलनी पड़ी थी? क्या वजह थी कि कांग्रेस जनता से अटैचमेंट नहीं हो पा रही थी? इसके पीछे कारण आप जानेंगे उसकी संस्थापना में। तो 1885 में एक व्यक्ति था, अंग्रेज अधिकारी, आयरलैंड का अधिकारी था, ये डीएम रैंक अधिकारी था और ये इसका नाम था एओज होम। उसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। यद्यप तब इसका नाम कांग्रेस था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी ने इस एक विचार दिया और विचार ये दिया कि इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखो। क्या प्रस्ताव दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने की विचारधारा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, तो वैसे इसका नाम क्या था? कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे कहानी सुनिए। जब इसकी स्थापना हुई थी, जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें 72 अनुयायी लोग आए हुए थे। कितने लोग आए थे? 72। ये जो 72 लोग थे कौन? एक पत्रकार थे, अध्यापक थे, नेता थे, उच्च वर्ग थे एकदम, यानी समाज का निम्न वर्ग या गरीब मजदूर इसमें शामिल बिल्कुल नहीं था। तो जिस संस्था की नींव ही अमीरों से बनी हो उनके विचार भी अमीरों जैसे होंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि कांग्रेस जनता से अटैचमेंट नहीं हो पाई शुरुआती दौरों में। क्यों? क्योंकि इनमें जितने भी लोग शामिल थे सब कैसे लोग थे? उच्च वर्ग थे, यानी कोई मजदूर तो था नहीं, कृषक था नहीं, भूमियार था नहीं। तो जो भी लोग थे उच्च थे, इसलिए इनका संबंध जनता से अटैचमेंट नहीं हुआ। मेरी बात समझे आप? एओ की स्थापना हुई, एक माध्यम से स्थापना हुई। अब इसके पहले थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। आपका एक चैप्टर पूरा होगा कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस का सम्मेलन, एक उसमें पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। इसकी जब स्थापना हुई तो दो विचार आए। एक विचार ने यह कहा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व है अंग्रेजों के लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लिए किया था। और एक ऐसी विचारधारा थी जिन्होंने कहा नहीं, कांग्रेस की विचारधारा तड़ित चालक की तरह थी। तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेफ्टी वॉल्व किसने कहा, तो क्यों कहा था? तो सेफ्टी वॉल्व कहा था कांग्रेस को लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने इसे सेफ्टी वॉल्व कहा था। उनकी अखबार निकलता था यंग इंडिया, उन्होंने इसमें प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है इसकी स्थापना जो की है वो अंग्रेजों ने अपने हित के लिए किया है। अपने हित के लिए क्यों किया है? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज डर गए थे कि क्रांति कभी भी हो सकती है, भारतीय जनता कभी भी जा सकती है। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम भारतीय लोग करें तो कम से कम कोई अंग्रेज नेता रहे जिसकी सूचना, उस क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों की बात जाकर के उनसे कह दे, ताकि आंदोलन को आसानी के साथ दबाया जा सके, आसानी के साथ उसे मैनेज किया जा सके। तो विपक्ष में किससे काम करेगी? अंग्रेजों की। इसलिए लाला लाजपत राय ने क्या कहा? सेफ्टी वॉल्व। क्या कहा? सेफ्टी वॉल्व। उन्होंने कहा कि किसकी सेफ्टी वॉल्व है? अंग्रेजों का, भारतीयों का? अंग्रेजों का, ताकि भारतीय लोग विद्रोह न कर सके। एक दूसरा विचार आता है, किसने कहा था बात?
लालू लाजपत राय। एक दूसरा विचार भी आता है तड़ित चालक का विचार। ये किसने कहा था? ये कहते तिलक महोदय। कौन कहते? तिलक महोदय। तिलक महोदय ने क्या कहा कि कांग्रेस वास्तव में एक तड़ित चालक की तरह है। अब तड़ित चालक का मतलब क्या होता है? उन्होंने इसे तड़ित चालक कहा क्यों? इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए भारत में कोई भी संगठन राष्ट्रवादी संगठन बनता है, क्रांतिकारी संगठन बनेगा, तो अंग्रेज तुरंत उसको दबा देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को पता है कि क्रांतिकारी संगठन उठेगा तो मेरे खिलाफ उठेगा, इसलिए तुरंत क्या करेगा? उसको दबा देगा। लेकिन अगर कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो कांग्रेस के आड़ में क्रांतिकारी आंदोलन अपने आप हो सकता है, क्योंकि इसी जब ये प्रोडक्शन करता रहेगा तो इसके आड़ में आसानी के साथ हम काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा था? तड़ित चालक। यानी दो विचार हो गए। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई नीलम जी, वो भारत के पक्ष में है। ये किसने कहा था? तिलक ने। और किसने कहा था विपक्ष में है? लाला लाजपत राय। अब इस तरीके से ये जो विचारधारा थी कांग्रेस की विचारधारा में मुख्य रूप से लेकर तो नरम दल वाले शामिल थे। कौन थे? नरम दल वाले। इनका था 3P योजना। 3P का मतलब क्या था? ये कहते थे प्रार्थना कर लेंगे हम। क्या करेंगे? प्रार्थना और याचना विरोध। पहले प्रार्थना होगा, फिर याचना होगा, फिर क्या होगा? हाँ, याद है ना एक आपको वीर रस का उदाहरण? कौन? अभिमन्यु ने कहा था याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भयंकर होगा। जब बात हुई 3 गांव मांगने की, तो जब मांगते मांगते थक गए तब उन्होंने कहा, अभिमन्यु ने, वीर रस का उदाहरण है बेटा ये, कि याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भयंकर होगा। याचना मतलब होता है, देखो प्रार्थना का मतलब हो गया मैंने निवेदन किया आपसे प्लीज एक काम मत करिए। पहले भारतीय लोग क्या करते थे कि कोई समस्या होती थी तो लेटर लिखते थे। किसके पास? अंग्रेज अधिकारियों के पास। प्लीज ऐसा कार्य आप मत कीजिए। याचना का मतलब विनम्र निवेदन करना चालू करेंगे, सर ऐसा मत कीजिए। अब उसके बाद अगर नहीं माने तब हम विरोध करना शुरू करेंगे। नरम दल की 3 नीति थी। 3P की नीति किसके लिए थी? कांग्रेस के लिए थी। किसके थी? कांग्रेस की। उसके बाद क्या हुआ? इसी बीच एक व्यक्ति आया जिसका नाम था दादा भाई नेहरू जी। कौन है? दादा भाई नेहरू जी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन का निष्कर्षण का सिद्धांत। और इस धन के निष्कर्षण के सिद्धांत से पूरे भारतीयों का दिमाग ही जल गया। उन्होंने क्या कहा? पहले सब लोग को ये लगता था कि भाई अंग्रेज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे अच्छाई के लिए आए हैं, भारत का विकास करेंगे अंग्रेज लोग। लेकिन हुआ जैसे इसका उल्टा। उन्होंने धन का निष्कर्षण सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह इस सोने की चिड़िया को कंगाल किया जा रहा है, किस तरह इसको गरीब किया जा रहा है। यदि समाज में जागरूकता का पॉइंट लाया उन्होंने। और जैसे लोगों ने धन का निष्कर्षण सिद्धांत पढ़ा, लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत के प्रति होना चालू। अब इनके खिलाफ आंदोलन चलना शुरू हुआ। तो इनके खिलाफ जो आंदोलन चलना शुरू होता है, अब वो आता है भारतीय क्रांतिकारी की पहली पीढ़ी 1905। देखिए 2 क्रांतिकारी का चरण है। प्रथम चरण चलेगा जिसमें चलेगा 1905 से लेकर के 1920 तक। दूसरा चलेगा 1920 से लेकर के 1947 तक। इसमें दोनों दल साथ साथ चल रहे हैं। एक गर्म दल भी साथ साथ चल रहा है, एक नरम दल भी साथ चल रहा है। तो अभी उत्पन्न होगा गर्म दल नरम दल 1907 ईस्वी में। तो पहले घटना की शुरुआत होती है 1905 में। देखिए इसके पहले मैं आपको 2 कहानियां बताता हूँ। जो प्रथम चरण का चलता है क्रांतिकारी का, एक देखिए जब हम प्रथम चरण में रहते हैं तो क्रांति का 3 मुख्य स्थान था। एक था महाराष्ट्र, एक था बंगाल और एक था पंजाब। कहाँ था? महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र चल रहे थे। महाराष्ट्र में कौन चल रहे थे? एक व्यक्ति था जिसकी कहानी थोड़ी समझिएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले महाराष्ट्र में नैना जी जो प्रॉब्लम हुआ था महेश बाबू, वो सबसे पहले हुआ था 1889 ईस्वी में, 1879 में पहली झलक दिख गई कि क्रांति की बिगुल बज चुकी है। 1879 में महाराष्ट्र में पहले बिगुल बजी। नाम क्या था उसका जिसने बिगुल बजाया था? वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम था? वासुदेव बलवंत फड़के। एक व्यक्ति था। उसने क्या किया कि रामोशी एक स्थान है, वहां के सभी किसानों को एकत्र किया, एक संगठन बनाया। अब संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए इसने डकैती करना शुरू किया। सबसे पहला यही स्टार्ट होता है जहां से डकैती की शुरुआत हुई। अंग्रेजों का माल लूट लेते थे लोग। फड़के, क्या था? फड़के कहाँ का था? महाराष्ट्र का। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बलवंत फड़के का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र।
तो बलवंत फड़के जो महाराष्ट्र का था, उसने क्या किया, रामोशी किसानों का संग्रह किया और इन्होंने आंदोलन शुरू किया। और पैसा कैसे एकत्र करता था बाबू? लूट से। कैसे? लूट से। बाद में अंग्रेज अधिकारी इसको पकड़ लिए और सरकार ने इस पूरी की पूरी संस्था का दमन कर दिया। एक कब घटना है? 1879 पहली घटना महाराष्ट्र में हुई। फिर महाराष्ट्र पीछे में देखा। फिर महाराष्ट्र में दूसरी घटना होती है 22 जून 1897 में। तो होता है 22 जून 1897 में एक समिति बनती है। उस समय पूरे का राज्य था, महाराष्ट्र में था। वहां क्या था कि एक प्लेग की बीमारी फैलती है बहुत तेजी के साथ। प्लेग की बीमारी फैलती है तो अंग्रेज सरकार एक प्लेग समिति बनाती है, जिसके 2 सदस्य रहते हैं प्लेग समिति के। एक का नाम था रैंड, एक का नाम था आर्मस्ट। क्या नाम था? रैंड और आर्मस्ट। इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। जैसे एक कविता है, मैंने आपको बताया था कि पहले बड़े बड़े अफसर करते क्या थे, आज भी डीएमएसपी करते हैं अधिकतर क्षेत्रों में, कि अपने बड़ी बड़ी एसी के ऑफिस में बैठ करके फैसला लेते थे गांव एकदम विकास कर रहा है। लेकिन कभी कोई गांव देखने तो आता नहीं। फिर कभी आए, एक वर्ड है SC ST में ही ज्यादा जिंदगी, रियल तकलीफ में आज भी SC ST है। तो किसी की कविता थी कि अगर महसूस करना हो जिंदगी के ताप को, आइए ले चलता हूँ चमारों के गांव में। है निष्ठ पढ़े ने कि अगर महसूस करना हो जिंदगी के ताप को, चलिए ले चलता हूँ चलिए चमारों के गांव में ले चलता हूँ आपको। एक कविता है कि बड़ी बड़ी महफिलों में बैठ करके आप कोई भी जजमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर रियलिटी में SC ST को देखना हो, चलो किसी SC गांव ले चलते हैं आपको, चलिए देख लीजिए आज भी वहाँ की क्या स्थिति है। आप गांव में विकास कर रहे हैं कि SC ST बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति देखना हो तो वही अब चलिए। तो किसने कविता लिखी थी, इस पर पूरी कविता है कि महसूस करना हो कभी जिंदगी के ताप को, चलिए ले चलते हैं चमारों के गांव में आपको। चलिए आज भी देख लीजिए क्या स्थिति है उनकी। तब समझ में आएगा कागज में लिखना आसान है और रियलिटी का रहना अलग चीज है। ये भी विकास नहीं किया, आज भी इनके साथ जातिवाद चलता है, धर्मवाद चलता है। आज भी इनके साथ इनके घर की बेटियां बाप बच्चे जब भी बाहर निकलते हैं उनको झेलना पड़ता है। तो ये चीज देखते हैं। तो यही बात थी रैंड और आर्मस्ट की। प्लेग समिति बनी तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग प्लेग से क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। ठीक, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को अपने में लिख दिया कि प्लेग सब क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, जबकि वास्तव में प्लेग की बीमारी उसमें अत्यधिक थी। तो जब इनकी रिपोर्ट समझ में आ गई, सब लोग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए कि तो 2 भाई थे जिसका नाम था चापेकर बंधु। क्या नाम था? चापेकर बंधु। एक का नाम था दामोदर चापेकर, एक का नाम था बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। ये दोनों अधिकारी कौन कौन थे? एक थे रैंड, एक कौन थे? आर्मस्ट। कौन? रैंड और आर्मस्ट। इन दोनों क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ये डीएम की हत्या की, मामूली बात नहीं था, पूरा देश कांप गया इनकी हत्या से। बाद में इन दोनों को पकड़ा गया और दोनों को फांसी दे दी। ये घटना दोनों कहाँ की थी? महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र की घटना ने धीरे धीरे एक क्रांति की बिगुल बजा दी थी। क्रांति की ये बिगुल लगातार बढ़ती चली गई और ये धीरे 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 पूरे भारत में फैलती चली गई। फिर उसके बाद अगली घटना घटती है महाराष्ट्र में ही। एक व्यक्ति था 1905 ईस्वी में। अब अच्छा, इसका स्टार्टिंग होता है मुख्य रूप से एक मामला वहां पे है। महाराष्ट्र के मुख्य रूप से कौन कौन लोग थे? एक तो आपने नाम पढ़ा ही, फड़के, बलवंत फड़के, BD सावरकर, गणेश सावरकर, उसके बाद दामोदर बंध। कौन थे? दामोदर बंध। महाराष्ट्र में जितनी घटना होगी, एक संस्था है जिसका नाम है अभिनव भारत। क्या नाम है? अभिनव भारत, जिसकी स्थापना 1904 हुई थी। ये जो है सबसे क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है कि जितनी घटना महाराष्ट्र में हुई उसका जिम्मेदार कौन है? अभिनव भारत। जितनी घटना बंगाल में हो रही है उसकी जिम्मेदार है अनुशीलन समिति। कौन है? अनुशीलन समिति। जितनी महाराष्ट्र में घटना होगी उसकी कौन करवा रहा है? अभिनव भारत। कौन भैया? अभिनव भारत। और अभिनव भारत एक संस्था थी, युवाओं की संस्था। युवाओं को जोड़ना चालू कर दिया कि युवा को जोड़िए, बुजुर्गों को हटाओ, यही देश बदलेंगे। और इनका सिद्धांत थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो कहते थे नरेंद्र वाले के हाथ जोड़ो, ये कहते थे हाथ तोड़ो। वो कहते गलती मानो, कहते गलती मनवाओ। वो कहते जाके मिलो, गर्दन काटो। मतलब प्रेम से बात करना ही नहीं हमको,
हम अपना अधिकार छीनना जानते हैं। इनका नारा था खून के बदला खून, एक मारोगे 10 मारेंगे, सीधा खून के बदले खून चाहिए हमको। इन लोग का सिद्धांत था, इसलिए उन्होंने हत्या पर यकीन किया, डकैती पर यकीन किया। अच्छा, ये पूरी की पूरी क्रांति क्या बताती है? ये आम लोग को नहीं मारते। किसी इतिहासकार ने कहा है कि ये लोग क्रांतिकारी नहीं, ये लोग आतंकवादी थे। क्यों आतंकवादी? जो इतिहासकार कहते हैं गलत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे इतिहास में कभी किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या नहीं किया था जिसको इन्होंने निर्दोष समझा। आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो इन्होंने एक टारगेट बना रखा था कि हमको किसकी हत्या करना है? भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी की, जो नोट एकदम फर्स्ट क्लास से मतलब नोटेड है कि ये भ्रष्ट है, उनकी हत्या करते थे लोग। तो अब कौन सी घटना घटी? महाराष्ट्र में आएगा फड़के, कौन आएगा? फड़के, दामोदर बंधु थे, सॉरी चापेकर बंधु थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो बंदे वहां पे थे। उसके बाद बीडी सावरकर थे और गणेश सावरकर थे। कौन थे? बीडी सावरकर। इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया, मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला, जो बाद में बनी 1904 में। इसी नाम पड़ गया अभिनव भारत। क्या पड़ गया? अभिनव भारत। देखिए क्या होता है, अभिनव भारत ने कई सारे कांड किए। पहला तो नासिक षड्यंत्र केस है। नासिक षड्यंत्र केस की मामला कब? 1909 का। कब है? 1909 का। 1909 में क्या होता है कि नासिक का डीएम रहता है जिसका नाम है जैक्सन। क्या नाम है? जैक्सन। कहां का डीएम था? नासिक का एक डीएम रहता है जिसका नाम है जैक्सन। जैक्सन की हत्या कर देते हैं। और हत्याकर्ता कौन है? 3 मुख्यतः जब हत्या होती है तो उसमें 7 आरोपी बनाए जाते हैं। कितने आरोपी? 7। उसमें 3 को फांसी हो जाती है। फांसी किसको किसको होती है? नाम जरूर याद कर लीजिएगा। कृष्णा जी कर्वे, अनंत कन्हारे, विनय देशपांडे। 3 याद कर लेना। एक का नाम है कर्वे, एक नाम है कान्हरे, एक नाम है देशपांडे। इन 3 की हत्या होती है, 3 को फांसी हो जाती है। कन्फर्म? कानड़े, देशपांडे और किसको? अनंत कांडे की। ये तीनों क्या होता है? फांसी। ये तीनों का संबंध किससे था? अभिनव भारत। किससे था? अभिनव भारत। जब इनको तीनों को 1911 में फांसी होता है, 7 को आरोपी होते हैं, इनको फांसी हो जाता है, तो पूरा का पूरा मामला समझ जाते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी मामला उसका जिम्मेदार कौन चला जाएगा? अभिनव भारत। कौन जाएगा? तो इस संस्था पर बैन लगाना अंग्रेज सरकार शुरू करता है। दूसरा होता है बंगाल में। कौन होता है? बंगाल। बंगाल में क्या चल रहा होता है? देखिए बंगाल में ये चल रहा होता है कि जब अंग्रेजों ने पूरे के पूरे भारत की रणनीति को समझना शुरू कर दिया था और उन्होंने ये समझ लिया था कि जो नेता है प्रमुख रूप से उनको गिरफ्तार करके जेल डाल दो। 1905 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन करा दिया। कब? 1905 ईस्वी में। तो 1905 में बंगाल का विभाजन करवा दिया। लॉर्ड कर्जन उस समय का गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन करा दिया। बंगाल को 2 भागों में बढ़ गया, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। एक में हिंदू, एक में क्या थे? मुसलमान थे। यानी इन्होंने भारतीयों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटना चाहा। उसके बाद इन्होंने क्या तर्क दिया? तर्क ये दिया कि बंगाल बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और इस पर शासन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए शासन करने के दृष्टिकोण से, क्षेत्र के विकास करने के दृष्टिकोण से हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन मामला तो कुछ और था। वो भारत में शासन करने के चाहते थे कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रहे, तो फुट डालो राज करने की नीति से आसानी के साथ ही शासन कर सकते थे। तो मामला क्या बिगड़ गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब? 16 अक्टूबर 1905। और उन्होंने जो सोचा था उसका जस्ट उल्टा हुआ। उल्टा यह हुआ कि पूरे भारतीयों ने उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस में? शोक दिवस के रूप में मनाया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी जूनियर असिस्टेंट में, 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कौन सा गीत सबसे ज्यादा चर्चा में रहा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे ज्यादा गीत गाया गया वंदे मातरम। कौन गाना गाया था? वंदे मातरम। 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो 2 शब्द की नींव पड़ गई। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के आने के बाद जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, तब हमने स्टार्ट किया स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि हमको अंग्रेजों की मदद नहीं करनी थी। तो यही आपको पढ़े लिखे भी एग्जाम में भी आप तो कमर तो 1920 के बाद, जबकि 1905 ईस्वी में ही स्वदेशी की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि भारतीयों ने यह कहा कि जब हम अंग्रेजों का बहिष्कृत करेंगे हम,
अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, तो उन्होंने कहा किसी बहिष्कार से देश का विकास नहीं होगा। जैसे अगर आपको अपना विकास करना हुआ तो आपने किसी व्यक्ति का साथ छोड़ दिया कि चलो मुझसे आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन जैसे आपने स्टडी करना छोड़ दिया कि हम स्टडी करना छोड़ दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया, तो स्टडी नहीं करो, उसके स्थान पे कुछ तो शुरू करो, बिजनेस शुरू करो, जॉब शुरू करो। लेकिन अगर आप स्टडी भी छोड़ दे रहे हो, जॉब भी छोड़ दे रहे हो, तो आप धोबी कुत्ता ना घर का ना तो घाट का, यानी दो तरफ गए ना। तो क्या कहा गया नीलम पता है? इन्होंने कहा कि अगर आप छोड़ रहे हैं सुधा को, अंग्रेजों को, तो कंपनी स्टेब्लिशमेंट कहाँ करो? भारत। क्या करो? भारत में कंपनी स्टेब्लिशमेंट करो, भारत में स्कूल बनाओ, जो किसका स्कूल हो? भारतीयों का। क्योंकि बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, यही गलती हुई थी 1920 में, हमने सिर्फ असहयोग आंदोलन चला दिया कि भैया मदद नहीं करेंगे, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल खुल ही नहीं जाता, कहाँ पढ़ेंगे? लेकिन इसमें क्या हुआ? उन्होंने विचार दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने कि नहीं, हम उनका विरोध तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ अपना क्या करेंगे? विकास करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया बाबू। किस आधार पे? जात के आधार पे। उन्होंने क्या आधार रखा कि हम विकास के आधार पे कर रहे हैं, लेकिन घटना अलग घट गई। अंग्रेजों ने यह सोचा था हिंदू अलग हो जाएंगे, मुसलमान अलग हो जाएंगे, तो आराम से सब कुछ हम गवर्नमेंट मेंटेन कर लेंगे। हो गया इसका उल्टा। उन्होंने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस मनाया? शोक दिवस। अब प्रश्न उठता है कि किस घटना के बाद एक दूसरे को राखी बांधी गई थी? 1905 का बंगाल विभाजन के बाद हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधा और ये बताया कि हम अलग नहीं हो सकते, हम सब एक हैं। और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, अमार सुनार बंगला। क्या लिखा? अमार सुनार बंगला। और एक गीत चर्चा में आ गया, वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ था। ये गीत चर्चा में आ गया और लगभग हर किसी की जुबान पर एक गीत चलने लगा, वंदे मातरम। ठीक, जो कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे लोकप्रिय गीत हुआ था। और स्वराज शब्द की उत्पत्ति भी कब हो गई? 1905 में। कब हो गई? 1905 ईस्वी में स्वराज शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हो गई। सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाना शुरू हो गया, स्वदेशी उद्योग गाना शुरू हो गया, सारे स्वदेशी उद्योग गाना शुरू हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई, खुद के स्कूल खुलना शुरू हो गया था। ठीक है, विद्रोह शुरुआत हो गया, जगह जगह विद्रोह चालू हो गया। पूरे के पूरे बॉम्बे, पूरे के पूरे बंगाल, पूरे के पूरे पंजाब, पूरा महाराष्ट्र आग से जलने लगा। लोगों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया था। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में जब इस तरह की घटनाएं घटी, इसके पहले अंग्रेज जान चुके थे कि अगर हम नेताओं को मैनेज नहीं करेंगे, उनको जेल नहीं डालेंगे, तो आंदोलन बंद नहीं होगा। तो उन्होंने प्रमुख जितने नेता थे सबको क्या कर दिया? जेल डाल दिया। तब कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, और अंडरग्राउंड का मतलब होता है छुप कर रहने लगे। और उन्होंने एक नई समिति बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। ये पहला गुप्त संगठन था। कौन समिति था? अनुशीलन समिति। कौन भैया? अनुशीलन समिति पहली गुप्त संगठन थी जिसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। गुप्त संगठन था इसको, और इसको बनाने वाले 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ। इसको बनाने वाले संस्थापक था पी मित्रा। कौन था? पी मित्रा। इसके सिवा इसमें अन्य सदस्य कौन थे? वारिंद्र घोष। ये कौन है वारिंद्र घोष? अरविंदो घोष के भाई हैं वारिंद्र घोष, अरविंदो घोष के भाई। दूसरा प्रमुख थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त दूसरा सदस्य थे। तीसरा थे जतिन नाथ बनर्जी, जिन्हें बोला जाता है बाघा जतेंद्र। क्या बोला जाता है? बाघा जतेंद्र। अंग्रेज सरकार, जैसे भी आपने कल पढ़ा था, कौन सी महारानी थी जिन्होंने जब पता चला अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे तो खुद को तलवार से काट लिया था? रानी अवंतीबाई। कहाँ की? रामगढ़ की शेरनी। याद है ना? अब देखिए, एक तो आपने पढ़ा रानी अवंतीबाई, आगे पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे जतिन नाथ बनर्जी, जिन्होंने अपने जीते जी अपने शरीर को अंग्रेजों को छूने तक भी नहीं दिया, अपने आप को गोली मार लेते। ऐसे भी क्रांतिकारी रहे हैं, जिसमें क्रांतिकारी और था प्रफुल्ल चाकी, वो भी था, उसने अपने आप को गोली मार लिया था कि नहीं, हम अपने आप जीते जी किसी अंग्रेज को टच नहीं करने देंगे। ठीक, तो इसमें क्या था कि जो अनुशीलन समिति बनी थी वो एक गुप्त संगठन था, जो सामने से नहीं आ रही थी, पीछे से लोगों को प्रेरित करती थी, और ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया करते थे। तो एक वारिंद्र घोष थे, जिनकी एक पत्रिका थी, इसका नाम था युगांतर पत्रिका। क्या नाम था? युगांतर। इन्होंने क्या किया कि अपने विचारधाराओं को,
अपने विचारधाराओं को। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ तो नरेंद्र गंदल में कांग्रेस बढ़ गई। अंग्रेज इसका फायदा उठा लिए कि अब तो दो भागों में कांग्रेस बढ़ चुकी है, कमजोर पड़ चुके हैं। तो कमजोर पड़ने के बाद उन्होंने तिलक जी को जेल में डाल दिया। अब तिलक जी में जेल में क्यों डाला, इसी कहानी में समझाता हूं तिलक जी को जेल में क्यों डाला गया। क्योंकि तिलक जी ने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो कि भारतीय इतिहास में सबसे ताकतवर कही जाती है। क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक केस हुआ था, मुजफ्फरनगर से, कहां से था, मुजफ्फर पड़ता कहां से, बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार पड़ता था मुजफ्फरनगर। वहां पे एक मामला हो गया था और उस मामले को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तिलक ने अपने लेख में लिखा था। जो उनका अखबार प्रकाशित करते थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस लेख को लिखा था और इसमें उन्होंने अंग्रेजों की बड़ी बुराई की थी। और उस लेख को अंग्रेजों ने पढ़ करके इनके खिलाफ एक केस दायर कर दिया और इनके पक्ष में केस लड़ने गए थे मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन फिर भी तिलक जी को सजा हुई और 6 साल तिलक जी जेल में गुजार करके आए, बाल गंगाधर तिलक। अभी आगे पढ़ते उसके बाद कहानी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि बंगाल में 1907 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। तो बंगाल में जब विभाजन हुआ तो लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया, एक दूसरे को क्या बांधा, क्रांतिवादी और एकता के प्रतीक का सिंबल लाया कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे स्वदेशी शुरुआत हो गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या उस समय, केश कुमार मित्र थे, अखबार कई सारे अखबार संपादन हुआ, युगांतर का संपादन हुआ, संध्या का संपादन हुआ, वंदे मातरम पत्रिकाओं का संपादन हुआ, जिसने अंग्रेजों की पोल खोल दी। अभी तक जो लोग अंग्रेजों का विश्वास किया करते थे, जैसे एपिस्टिन फाइल जब खुली, अभी हाल में खुली ना एपिस्टिन फाइल खुली, तो जो लोग आप लोग इससे तैयारी करने वाले अखबार पढ़ेंगे देखेंगे तो पूरा विश्व के अच्छे लोग जिनको आप बहुत अच्छा समझते थे उनकी पूरी फाइल खुल रही है धीरे धीरे। तब समझ में आता है यार वो ऐसा था। तो अखबार की सुर्खियां, अखबार ऐसा होता कि जैसे एक शेर है अखबार के बारे में कि अखबार हूं मैं, औकात क्या है मेरी। 2 रुपए में अखबार आता है तो कहते अखबार हूं मैं, औकात ये क्या मेरी, लेकिन पूरे शहर को जलाने के लिए मेरा एक दिन ही काफी है। अखबार हूं, औकात है क्या मेरी, लेकिन पूरे शहर को जलाने के लिए मेरा एक ही दिन ही काफी है। यानी किसी व्यक्ति को अगर सच्चाई पेश करना हुआ तो अखबार में छाप दो, दूसरे दिन तुरंत लोग उसको पढ़ेंगे और तुरंत समझेंगे और ये घटना है। क्योंकि आज भी अखबार का महत्व है। पत्रकारिता करते हैं हम, किए हैं, मुझे पता है कि लोग आज भी विश्वास करते हैं कि अखबार में छपा है सही छपा होगा। सोशल मीडिया पे किन नहीं करेंगे, लेकिन अखबार पे किन लोग आज भी करते हैं। तो उस समय युगांतर पत्रिका थी, संध्या पर युगांतर का पहला लाइन लिखा जाता था, पता है क्या, कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक नए युग का निर्माण। और इस अंग्रेजों को जब इसको पढ़ते थे अंग्रेज का दिमाग सरकता था। तो उन्होंने युगांतर पत्रिका चली जिसका संपादन किसने किया, वारेन कुमार घोष ने किया। उसके बाद वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया, किसने किया था, अरविंदो घोष ने। किसने, अरविंदो घोष ने किया था। किसका, वंदे मातरम पत्रिका संपादन किया था। स्वदेशी की शुरुआत हुई, मैनचेस्टर के कपड़े जला दिए गए, मैनचेस्टर के कपड़े जला दिए गए। जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर कौन है, मुंबई। मैं 3 कहानी बताया आपको, तीनों कहानी याद रखिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत मैनचेस्टर कोयम्बटूर, पूरे भारत का मैनचेस्टर मुंबई। तो वैसे मैनचेस्टर के कपड़े प्रसिद्ध थे, सूती कपड़े, तो सबको विवाह किया गया, जला दिया गया। मैनचेस्टर का मैंने बताया था। देखिए इस आंदोलन 1905 का जो आंदोलन था उसके असहयोग आंदोलन में एक अंतर था, यहीं से नींव पड़ी है। महात्मा गांधी जी को भी यहीं से प्रेरणा मिली थी असहयोग आंदोलन चलाने की। कहते हैं क्यों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905। ये मत सोचिए 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती। कौन भैया, दयानंद सरस्वती। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, ये किसने कहा था, तिलक ने कहा था। क्या बेटा, तिलक ने कहा था, ठीक है। भारत भारतीय के लिए किसने कहा था, दयानंद सरस्वती। कौन भैया, दयानंद सरस्वती। कल ही पढ़ा था आपको, पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बाबू। देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गया, मैनचेस्टर के कपड़े जला दिए गए। लिवरपूल के नमक आते थे, लोगों ने उसको जला दिया, नहीं रहते थे नमक। धोबियों ने क्या किया, अंग्रेजों के कपड़े धुलने से मना कर दिया कि हम कपड़ा सपड़ा धुलवे नहीं करेंगे। कौन, धोबियों ने। पंडित लोगों ने क्या किया, पंडित लोगों ने कहा कि हम मिठाई नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, भगवान को मैं लड्डू हम बना लेंगे। क्यों, क्या जो लड्डू आता है चीन से आता है,
तुम्हारे घर से चीनी आती है तो हमारे यहाँ लड्डू बनता है, आज के बाद हम लड्डू भगवान को नहीं चलाएंगे, भगवान से हाथ जोड़ लेंगे, भगवान में लड्डू मान जाएगा। उन्होंने लड्डू खरीदना बंद कर दिया, हलवाइयों ने मिठाई बनाना बंद कर दिया, यानी अंग्रेजों का विरोध चालू। यही तो ऐसे आंदोलन में देखा था आपने ना कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, और ये तो 1905 में हो गया। अरनिल नहीं सुन रहा, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा लग रहा है? देखिए 1905 में इस्माइल बना रखी, बेटा इस्माइल बना रखी, प्लीज। सबसे खूबसूरत चीज है ये कुदरत की, इस्माइल बनाए रखी हुई है, सारी बात समझ में आएगी, 100% आएगी। तो देखिए 1905 में जब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, भैया उन्होंने क्या किया कि मैनचेस्टर के आए हुए कपड़े जला दिए, लिवरपूल से आए हुए नमक जला दिए, जो उधर से मिठाई चीनी आती थी जिससे मिठाई बनती थी, पंडितों ने कहा हम इसको भगवान को अर्पित ही नहीं करेंगे, हलवाइयों ने मिठाई बनाना बंद कर दिया, धोबियों ने कपड़ा धुलना बंद कर दिया, और तो और बच्चों ने शिक्षा स्कूल पे जाना बंद कर दिया। जो अंग्रेजों की शिक्षा संस्थान थी वहां पे जाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और पहली बार 1905 में ऐसा हुआ कि हमारे देश की वीरांगना महिलाएं रोड पर आ गई, सड़क पर आ गई, और छात्र छात्राएं कॉलेज छोड़ करके सड़क पे आ गई। यानी अब जो आंदोलन उठ रहा था वो व्यक्तिगत नहीं रह गया था, वो राष्ट्रवाद हो गया था। क्या हो गया था? राष्ट्रवाद। अब लड़ाई व्यक्तिगत की नहीं थी, अब देश की लड़ाई थी, देश की लड़ाई थी। तो वही कहानी है ना कि फिर वीर रस उत्पन्न आएगा, जब अपने पर आ जाए तो युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है फिर जहां तक भाला जाए। अब ये कहानी आ गई थी कि सबके अंदर वीर रस उत्पन्न हो चुकी थी, सबको बंगाल से प्रेम था, सबको था बंगाल को अपने अलग क्यों किया। अब अंग्रेज इस बात को जान चुके थे, ये क्रांति लग चुकी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देखिए अब महिला छात्र भी आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नया नारा दिया, आत्मशक्ति, यानी वी हैव द पावर एंड वी कैन डू एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास पावर है और हम दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं। आत्मशक्ति का पावर सबसे पहले किसने सिखाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमर सोनार बंगला गीत गाना शुरू हुआ, सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगने शुरू हो गए, हर किसी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो गई, जगह जगह स्कूल खुलना शुरू हो गया, लोगों ने अपना उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया, हर सामान घर पे बनना चालू, यानी मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। क्या शुरुआत हो गई? मोदी 2014 में चला रहे हैं, उन्होंने चला दिया मेक इन इंडिया की शुरुआत, चलो भाई सब हमें भी बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद सुनिए, बंगाल में उद्योग की स्थापना हुआ, गांव शहर हर जगह उद्योग लगना चालू हो गया। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हो गया, और जिसका प्रबंधक बनाया गया, जिसका प्रिंसिपल बनाया गया अरविंदो घोष को। इसको अरविंदो घोष, एक क्रांतिकारी की तरफ मिलने जा रहा है। अब क्रांति उत्पन्न होगी। देखो क्रांति का मतलब होता है जो बदलाव हो जाए, उसे क्रांति कहा जाता है। 1857 की क्रांति थी, क्यों? बदलाव आ गया, जिसको हिसाब के अंदर क्रांति होनी चाहिए। क्यों? सिलेक्शन चाहिए आपको, नहीं चाहिए? चाहिए तो क्रांति लाइए, आंदोलन मत चलाइए, असहयोग आंदोलन चलना है ना ना ना, आपको क्रांति करनी होगी, अपने अंदर क्रांति लानी है ताकि हम बदलाव हो जाए, एक आवारा बच्चे से अच्छे बच्चे में तब्दील हो जाए, नॉन सिलेक्टेड से सिलेक्टेड की तरफ चलना है, तो बदलाव चाहिए ना। तो क्या चाहिए? क्रांति का आंदोलन, तो क्रांति लाइए आप लोग। उसके बाद क्या होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शक्ति का प्रदर्शन किया, गांव उद्योग में हर जगह, गांव शहर हर जगह उद्योग लगना शुरू हो गया। बंगाल में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका प्रिंसिपल किसको बनाया गया? अरविंदो घोष को। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पीसी रे। क्या नाम था? पीसी रे। इन्होंने बंगाल में मिनरल्स कंपनी की स्थापना कर दी बंगाल में, और सभी भारतीयों को रोजगार देना शुरू कर दिया। किसने स्टार्ट किया? पीसी रे। किसने? पीसी रे। उसकी स्थापना कर दिया। 15 अगस्त 1986 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना हो गई। कब? 15 अगस्त 1986। बेटा क्लियर हो गया? एक तो हम इधर आंदोलन करना चालू किए, तो अंग्रेज क्या करेंगे? आंदोलन बढ़ने देंगे? दबाएंगे, पूरा दबा दिए, पूरा प्रयास किए। तब हम भारतीय हैं, दिमाग चलाना जानते हैं अच्छे से ना बाबू, आदमी बहुत दिमागदार हम है कि बिजली विभाग वाले चेक करने आए, तो पीछे से कटिया मार लेंगे, उन्हें पता ही नहीं था। चले तुम डांट डाल, हम पात, अंग्रेज डांट डाल तो भारतीय पात। क्या वो नीलम पता है? अंग्रेजों ने बिल्कुल रोक लगा दिया कि अब कोई व्यक्ति संस्थान नहीं खुलेगा, कोई संगठन नहीं बनाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई संगठन नहीं बनेगा। बाहर लिखा हुआ था ये व्यायाम केंद्र है, सभी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आइए। और फिर अंदर आने के बाद बंदूक चलाना सीखिए, बम बनाना सीखिए, बम से वार करना सीखिए, तलवार चलाना सीखिए। ऊपर लिखा था व्यायामशाला, और अंदर क्या सिखाया जा रहा था?
बम बनाना, गोली चलाना, तलवार चलाना, यानी भारतीयों ने क्या किया, व्यायाम के बहाने, एक्सरसाइज के बहाने, योगा के बहाने इन्होंने स्कूल चलाना चालू किया, जिसका मकसद यह था कि सरकारी दमन की नीतियां अंदर बैठ करके बनती थी। उसमें क्या हुआ, सारे प्रमुख नेता भूमिगत हो गए और कुछ लोग मिलकर के इसका निर्माण किए, अनुशीलन समिति का। किसका? अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में हो गया, जिसमें युवाओं को, ये वही था जो बाहर व्यायाम लिखा रहता था, अंदर क्या होता था, इसने युवाओं को हथियार चलाना सिखाया। क्या चलाना सिखाया? हथियार चलाना सिखाया। दो व्यक्ति थे, जिसका नाम था, एक का नाम था जिसका आपने पश्चिम बंगाल में पढ़ेंगे आप, पहला व्यक्ति रहा हेमचंद्र कानूंगो। क्या नाम था? हेमचंद्र कानूंगो। ये चला गया रूस में जाने के बाद उन्होंने बम बनाना सीखा। क्या बनाना सीखा? बम बनाना सीखा। फिर भारत चला आया, भारत में उसने सिखाया बम बनाना, वारिंद्र कुमार घोष को और किसको, भूपेंद्र नाथ दत्त को बम बनाना सिखाया। अब वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने सभी के सभी जो अनुशीलन समिति के जितने बच्चे रहते थे, सब उन्होंने क्या सिखाया? बम बनाना। बम बनाना उन्होंने सिखाया, तकनीक बनाना, तकनीक सिखाई। उसके बाद तलवार चलाना सिखाते थे। किसको? युवाओं को। और उन्होंने नारा दिया, खून के बदले खून। सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं? तुम हमें खून दो, हम तुम्हें। और क्या नाम है कि पृथ्वीराज क्या बोलते हैं, तुम मुझे खून दो, तुम्हें रिपोर्ट देंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब तकनीक से देखिए, फिर बने क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए भारतीयों ने क्या किया, व्यायाम सारा बहाने कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, अगर ये सीधा कहते कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, बंद करते। तो नाम याद हो गया, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और हेमचंद्र कानूंगो। इनका सब संबंध कहां से? बंगाल से। अरविंद घोष का संबंध किससे? बंगाल से। किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर संबंध किससे? बंगाल से। आपने महाराष्ट्र में देखा था चापेकर बंधु, फड़के, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बंगाल में पहला ग्रुप संगठन बन गया 1902 अनुशीलन समिति मित्रा के सहयोग से, अन्य सदस्य वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतिन नाथ बनर्जी, इन्होंने युगांतर पत्रिका का संपादन किया, संध्या पत्रिका का संपादन किया, वंदे मातरम अरविंद घोष ने निकाल दिया पत्रिका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाया करता था। अखबारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई स्वदेश की आजादी में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक घटना घटती है। अब ये लोग क्या करेंगे, वही हत्या किसकी करेंगे? भ्रष्ट अधिकारियों की, घर किसी की? भ्रष्ट बोले यार, किसकी हत्या करेंगे? भ्रष्ट अधिकारियों की। अब बेटा भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या करें, चलो वो तो डीएम साहब मारे थे। अब ये लोग किसको मार रहे पता है? गवर्नर। प्लान बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा प्लान बना दिया गया कि अब हम आइडोगर नहीं मारेंगे, सीधा गवर्नर को मारेंगे। अब ये यकीन किस पे करते थे? उस पर यकीन करते थे जिसको भगत सिंह ने कहा था 1928 में कि सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, इन्हें सुनाने के लिए बम के धमाकों की आवश्यकता है, बम फेंको। सुभाष भगत सिंह ने बाद में सीखा, ये लोग पहले सिखा बैठे हैं। बंगाल, इन्होंने कहा कि अंग्रेज बहरे हैं, ये ऐसे नहीं जागेंगे, ऐसे अपना हक नहीं देंगे। अभी धरती खून मांग रही है, बलिदान मांग रही है, अब ये हत्याएं शुरुआत होगी। तो उन्होंने हत्या करना किसी आम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा मैं आनंद भैया, किसके बारे में सोचा रगनी? गवर्नर। और उस गवर्नर का नाम क्या था भैया जी? उस गवर्नर का नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। क्या नाम था? ब्लूमफील्ड फुलर। और देखिए उन्होंने गवर्नर को मारने का प्रयास किया, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाए। मारने का पूरा प्रयास किए, लेकिन क्या वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इसकी एक शाखा और बढ़ गई, ढाका में इसकी शाखा खोली गई अभिनव भारत की, जहां के देखते थे पुतिन दास। कौन देखते? पुतिन दास। ठीक है। उसी समय घटना घटती जिसका नाम है अलीपुर षड्यंत्र केस। अब देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस क्या होता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में होता है, बंगाल का पहला क्रांतिकारी था जिसका नाम था हेमचंद्र कानूंगो। क्या नाम था? हेमचंद्र कानूंगो। इन्होंने रूस से बम बनाना सीखा था। 1908 में ईस्वी में उन्होंने पश्चिम बंगाल में बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया, मानिक तला नामक स्थान पे, जहां पे उन्होंने लोगों को बम बनाना सिखाया, अधिकतर लोग को, और वो लोग बम बना करके दूसरों को सिखाते थे। पुलिस को बात पता चल गई तो छापा पड़ा, तो सब लोग गिरफ्तार नहीं होंगे। 34 लोग गिरफ्तार हुए। कितने लोग? 34 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए? 34 लोग।
गिरफ्तार हुए और सबके ऊपर केस चला अवैध हथियार रखने का आरोप, जो किस पर चला हुआ था? संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का आरोप ये चला था। अवैध हथियार रखने का आरोप चला, जिसमें अरविंदो घोष प्रमुख रूप से बनाए गए कि मुख्य आरोपी कौन है? अरविंदो घोष। लेकिन छूट गया अरविंदो घोष क्यों छूटे? क्योंकि इनका केस लड़ रहे थे चितरंजन दास, और इन्होंने ऐसे लॉजिक पेश किए कि मेरी सरकार हाथ जोड़, और इन्होंने ये दिखा दिया कि ये कोई इनके पास सबूत ही नहीं है कि पेश कर सके कि अरविंदो घोष भी वहां खड़े थे। इन्होंने अरविंदो घोष को बचा लिया था। कौन? चितरंजन दास। कौन भैया? नाम याद करिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष को के मामले की सुनवाई किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कौन बड़ा? अब देखिए बहुत वकील हमारे पास हैं लड़ने के लिए केस। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास अच्छे वकील हैं। महात्मा गांधी जो हमारे देश के लिए लड़ने के तैयार हैं। तो अरविंदो घोष का केस कौन लड़ता है? चितरंजन दास। इसमें अच्छी वकालत के क्या हो गए? छूट गए। लेकिन अरविंदो घोष और उल्लासकर दत्त को काले पानी की सजा हो गई। किसको? वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र घोष किसके भाई हैं? अरविंद घोष। किसको ना? अरविंद घोष को सजा हो गई। उल्लासकर दत्त को काले पानी की सजा हो गई। उसके बाद घटना यही नहीं खत्म होती, और सब लोग, बहुत सारे लोग, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। 34 लोग। कितने बड़ा? अरविंदो घोष छूट गए, 2 लोग को सजा हो गई, बचे कितने? 31 लोग वो जेल में रह रहे हैं। तो क्रांतिकारी बेटा किससे प्रेम कर रहे हैं? देश से। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज अपने सिर्फ समझ में रखिए बेटा, समझ में तभी आएगा जब मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है, अपने मन को उदास मत करिए। अगर किसी को किसी चीज की याद आ रही है तो प्लीज क्लास से बाहर चले जाइए, खूब मन ला के पढ़िए ताकि हर चीज याद आती रहे, समझ में आती रहे, क्योंकि दोबारा क्लास नहीं पढ़ाएंगे हम, इसलिए ध्यान समझिएगा। देखिए एक बात और होती बेटा, जिनको अपने लक्ष्य से प्रेम है उनको कोई नहीं रोक सकता। तो इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिसमें 2 लोग का नाम आता है। एक का नाम है कन्हैयालाल। क्या नाम है? कन्हैयालाल। और एक का नाम है सत्येंद्र नाथ। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ का नाम आता है। ये क्या करते हैं? दोनों जेल में बंद थे। कन्हैयालाल और कौन? सत्येंद्र नाथ। और इन्हीं भारतीयों के बीच में गद्दार भी था, जैसे कि मान सिंह ने गद्दारी किया था, किसको गिरफ्तार करवा दिया था? याद है? भूल गए? मान सिंह ने गद्दारी किया, तात्या गिरफ्तार बेचारे। वैसे इन्हीं भारतीयों के बीच एक गद्दार था जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था? नरेंद्र गोसाई। और नरेंद्र गोसाई क्या करता था पता आपको? वही काम करता था जो आपको, जरा हमको उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस महिला का नाम बताइए जो एक नृत्यांगना थी लेकिन भारतीयों के लिए मुखबिरी का कार्य किया। क्या नाम था? गलत है, एक बोली। क्या? अजीजन बाई। क्या नाम है? थैंक यू वेरी मच जिन बच्चों ने जवाब दिया। अजीजन बाई थी नृत्यांगना जो भारतीयों को एक गुप्त सूचना दिया करते थे। और जिन बच्चों को याद हो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उन्होंने घर जाकर के पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा है। और इसी तरीके से भारतीयों में से गद्दार भी था। 2 क्रांतिकारी कन्हैयालाल और सत्येंद्र नाथ, और जो गद्दार था उसका नाम था नरेंद्र गोसाई। क्या नाम था? नरेंद्र गोसाई। क्या करता था पता आपको? इन्हीं भारतीयों के बीच में रहता था और अंग्रेजों से मुखबिरी का काम करता था। क्या जरूरी करना चाह रहे हैं? आपको अच्छी बात चल रही। तो ये बात दोनों को पता चल गई, दोनों बीमार पड़ गए। और नरेंद्र गोसाई जो है, चूंकि अंग्रेजों का मुखबिर था तो इसको फैसिलिटी अच्छी मिली, खराब मिलेगी, अच्छी स्थिति में रहता था। तो ये दोनों वहां तक पहुंचने के लिए दोनों बीमार पड़ गए एकदम। और बीमार पड़ कहाँ चले गए? अस्पताल। फिर अस्पताल में पहुंचे तो वहां नरेंद्र गोसाई मिल गया और तुरंत उसको मार करके हत्या कर दी। किसकी? नरेंद्र गोसाई। तो नरेंद्र गोसाई को क्या कर दिया? कंफर्म हो गया ना। उसके बाद अगला देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जतिननाथ। कौन था? जतिननाथ थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? बाघा जतीन। क्या बोलते हैं? बाघा जतीन। इनका डेथ कैसे हुआ था? पुलिस मुठभेड़ में। किसमें? पुलिस मुठभेड़ में। पुलिस मुठभेड़ में बालासोर एक उड़ीसा में पड़ता है। 1915 ईस्वी में जतिननाथ जी का एक पुलिस मुठभेड़ में क्या हुई थी? मौत। ठीक है। उसका अगला मामला आता है जो कि अपने भारत के द्वारा किया गया था, मुजफ्फरनगर षड्यंत्र केस। मुजफ्फरनगर षड्यंत्र केस। देखिए बात कब की है?
बात है 30 अप्रैल 1908 की। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस चल रहा था आपका, अवैध हथियार का संबंध था इसमें 1908 में लगभग वो भी घटना घटी थी, हेमचंद्र कानूनगो का संबंध। देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस किससे किस संबंध है? हेमचंद्र कानूनगो, अरविंदो घोष, यतीन्द्रनाथ और भूपेंद्र नाथ दत्त, उसके बाद उल्लासकर समेत कितने लोग? 34 लोग। और मामला क्या था? अवैध हथियार रखने का, बम बनाने कारखाने में किए थे। ये कहाँ मामला था? अलीगढ़। सीधा पूछेगा। नासिक केस का संबंध किससे है? नासिक षड्यंत्र का केस था, डीएम जैक्सन की हत्या किए थे 3 बंदे, मतलब कोई 7 लोग किए शामिल थे, लेकिन 3 को फांसी हुई थी, कृष्णा जी कर्वे, अनंत कनारे और विनायक देशपांडे। मुजफ्फरनगर केस क्या था? मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? बिहार। कहाँ पड़ता है? बिहार। मामला है 30 अप्रैल 1908 को एक बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। बदनाम जज, भारतीयों के खिलाफ तुरंत फैसला, तुरंत। जज किंग्सफोर्ड 1908। इसने क्या किया था? इसकी हत्या करने का प्रयास किया गया, और बात ये थी कि आगे वाली गाड़ी में था, इसके जस्ट पीछे वाली गाड़ी में कैनेडी सिस्टर थी, कैनेडी सिस्टर, मिसेस और मिस कैनेडी इसमें बैठी हुई थी। तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी और एक का नाम था खुदीराम बोस, एक क्रांतिकारी जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, लड़का। क्या नाम था? भारत का पहला क्रांतिकारी, जिस सबसे कम उम्र क्रांतिकारी, जिसको फांसी हुई, सबसे कम उम्र क्रांतिकारी। सोचिए 18 साल का लड़का, देश का जुनून सवार है कि हम देश को आजाद करेंगे। एको क्रांतिकारी थे, देशभक्ति। मैंने कहा ना अपने अंदर आप लोग भगत सिंह पैदा करो, क्योंकि लड़कों को भगत सिंह बनना जरूरी है, लड़कियों को लक्ष्मीबाई बनना जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। ये 2 बंदे थे, प्रफुल्ल चाकी और कौन? खुदीराम बोस। इन्होंने एक बदनाम जज था किंग्सफोर्ड, उस पर इन्होंने क्या किया? हत्या करने का प्रयास किया, और उस पर इन्होंने क्या फेंका? बम फेंका। लेकिन फिर भाग भी था कि एक बम इस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे न गिरे, कैनेडी काट दिया, और ये दोनों मर गए, ये बच गया। देखिए भारत को असफल प्रयास चल रहा है बेचारा। उधर किसको मारने का प्रयास किए? गवर्नर, वो बच गया। ठीक, इधर किसको मारने का प्रयास कर रहे हैं? किंग्सफोर्ड जज को, ये बेचारा ये बच गया। और जब ये बच गया तो भाई साहब केस तो चलना नहीं चल रहा है? चलना है। और जैसे ही होता है तुरंत प्रफुल्ल चाकी ने खुद को क्या मार लिया? गोली। और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, उन पर केस चलता है, और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनको फांसी हुई थी वो कौन थे? खुदीराम बोस। 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को क्या हो गई थी? फांसी हुई थी। कब? 11 अगस्त 1908। देखिए इस मामले को जो आप देख रहे हैं, कौन सा? मुजफ्फरनगर केस। कौन भैया? मुजफ्फरनगर केस। मुजफ्फरनगर केस के मामले जो आप देख रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर केस के मामले में ये हुआ कि इसको बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में बहुत अच्छे से प्रकाशित किया। खुदीराम बोस की प्रशंसा किया, और किसकी? प्रफुल्ल चाकी की। जब प्रशंसा किया उन्होंने, तो अंग्रेज को ये बात नागवार गुजरी, और नागवार गुजरने के बाद इन्होंने तिलक के इस लेख के खिलाफ पर केस दायर किया, और इनको 6 साल की मांडलिक जेल हो गई। 6 साल की, कितने साल की? 6 साल की। और इनका मुकदमा कौन लड़ा था बचाने के लिए? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन भैया? मोहम्मद अली जिन्ना। 1907 ईस्वी में सूरत में एक अधिवेशन होता है। कब? 1907 ईस्वी में सूरत में एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। कौन के थे? तो ऐसे नॉर्मल ट्रिक याद कर लेंगे कि तुम्हारा सूरत मुझे रास नहीं आया, इसलिए तुम्हारा साथ में छोड़ रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, देखिए मैंने कहा कि मुझे आनंद बाबू कि मुझे तुम्हारा चेहरा रास नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे रास नहीं आया। रास से क्या हो गया बाबू? रास बिहारी बोस। सूरत नहीं समझ में आया? सूरत अधिवेशन। तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ 1907। तीनों लाइन याद हो गया? तुम्हारा सूरत मुझे रास नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ।
1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। कौन भैया? लाल बाल पाल। ये कहते थे खून के बदले खून। गरम दल वाले थे जिनको कहते थे कि महात्मा गांधी जी ये 3 दिवस तक पंथ मारते रखपत सिंध किनारे वाला हाल मत कीजिए। वो कहते थे उठाओ तीर और भयभीत होत न प्रीत। भगवान राम भी 3 दिवस तक हाथ जोड़ते रहे, किससे? समुद्र से, कि प्लीज सूख जाओ, हमको जाने दो, हमको जाने दो उस साइड। तो अहंकार में समुद्र सूख ही नहीं रहा था। तो जब 3 दिन बाद हो गए तो उनके साथ लखन भैया भी थे। तो लखन भैया कहे ऐसे नहीं होगा, कहते तब उठाओ तीर। और राम भगवान बोले कहते उठाओ तीर। उन्होंने कहा देखो भय भी तो होत न प्रीत। और जैसे ही तीर ताने प्रकट हो गया। तो यहाँ भी थे एक गरम दल के नेता लाल बाल और पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन? बिपिन चंद्र पाल। ये कहते थे कि भाई किससे कैसे लड़ना है इनको? सिर्फ और सिर्फ युद्ध के माध्यम से, हथियार के माध्यम लड़ना था। हिंसा इनका था। क्या था? हिंसा। उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तिलक ने। और मैं इसे मांगूंगा नहीं, लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद अच्छा नरेंद्र गंगल एक कब हो जाते हैं? 1916 ईस्वी में। कब होते हैं? 1916 ईस्वी में एक हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर देखा जाए ये आंदोलन के अतिरिक्त महिलाएं भी पीछे नहीं थी आंदोलन में। इन आंदोलन में आप देखेंगे तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी। महिलाओं में देखा जाए तो एक नाम आता है मैडम भीकाजी कामा का नाम आता है। क्या नाम आता है? मैडम भीकाजी कामा। 1907 ईस्वी में जर्मनी में पहली बार भारतीय झंडा को फहराई थी मैडम भीकाजी कामा। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि विदेश में पहली झंडा फहराने वाली महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा। पहले महिला क्रांतिकारी। क्या नाम था? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है। उसके बाद एक नाम है प्रीतिलता वाडेकर। क्या नाम था? प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर वो है जिन्होंने पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर सशस्त्र हमले का नेतृत्व किया था। प्रीतिलता वाडेकर। इनको भी ये भी उसी में आएंगे जिसको अंग्रेज छू नहीं सके थे। जब अंग्रेज इसको गिरफ्तार करने के लिए आए तो साइनाइड लेके खाकर में आत्महत्या कर लिया था। प्रीतिलता वाडेकर। इनका संबंध किससे है? पहाड़तली यूरोपियन क्लब से। एक है मातंगनी हाजरा। एग्जाम का सबसे चहता क्वेश्चन यूपीपीसीएस का। बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मातंगनी हाजरा को। क्या बेटा? मातंगनी हाजरा को इन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता है। और कहते हैं कि जैसे अपने कुंवर सिंह के बारे में मैंने कल पढ़ाया था कि जब कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई तो अपना हाथ काटा और गंगा जी में छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे ये भी थी कि इनके पूरे शरीर में गोली लगने के बावजूद उन्होंने तिरंगा को झुकने नहीं दिया और ऐसे लेके खड़ी रही। कौन? मातंगनी हाजरा। मातंगनी हाजरा जिनको गोली लगने के बावजूद भी तिरंगा नहीं झुकी, इन्हें क्या कहा जाता? बूढ़ी गंगा। क्या बोला? बूढ़ी गंगा। इसलिए देखिए 1905 से लेकर 1920 का जो आंदोलन चला था, क्या हुआ? बूढ़ी गांधी, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गांधी, बूढ़ी गंगा बोलते क्या? सॉरी, बूढ़ी गांधी बोलते। इसलिए 1905 से लेकर 1920 तक जो आंदोलन चला महात्मा गांधी जी को छोड़ करके, इसको पूरे का पूरे को बोलते हैं अग्नि युग। क्या बोलते हैं? अपने दृष्टिकोण से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सिर्फ क्रांतिकारी चल रहे थे। इसलिए मैं इसका क्या नाम पढ़ दिया था? श्री अरबिंदो की किताब थी लाइफ डिवाइन। क्या थी? लाइफ डिवाइन लिखा हुआ था। अब उसके बाद की जो कहानी है वो गांधी युग की शुरुआत हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो 1917 ईस्वी में चंपारण, मैं इसके बारे में कल चर्चा करूंगा, आज शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है। आप लोग देखिए कहीं पढ़ने की इच्छा पड़े उसमें मैडम जी पढ़ा चुकी हैं आपको पूरा ए टू जेड सब चीजें। चंपारण 1917, खेड़ा 1918। ठीक है। अहमदाबाद मिल 1918, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1922, संविधान आंदोलन 1930, गांधी समझौता 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक। तो जितना आप लोग को पढ़ाया गया आज अधिकतर पॉइंट्स था आपका, यह सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगली क्लास से आपकी कल होगी। ठीक।